Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is Zishan Ali. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 19 अप्रैल 2024 को। ये है जी पिक्चर जो शो कर रही है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगज़ेब, ये मीटिंग करने गए हैं आईएमएफ के साथ वाशिंगटन के अंदर, और वहाँ पे इन्होंने वादा किया है कि ये पाकिस्तान के अंदर अग्रेसिव रिफॉर्म्स लेके आएंगे। और ये रिफॉर्म्स लाना औरंगज़ेब साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये ऐसे है जिस तरह एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो लेट्स सी जी औरंगज़ेब साहब किस तरह रिफॉर्म्स लेके आएंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर। ये है जी हमारा फार्मूला, डैट इज़ टू अप्लाई सो डैट आपकी ये माइंड का पार्ट बन जाए। तो हम अप्लाई करते हैं BRU फार्मूला कि हमने बिल्ड करना है डाटा, डाटा से लेनी है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके हमने नॉलेज बनाना है, वोकेबलरी वर्ड्स हमने बिल्ड करने हैं, फिर उसको रिटेन करना है अपने माइंड में, और फिर उसको हम यूज़ करेंगे नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, वोकेबलरी वर्ड्स को। पाकिस्तान अफेयर का पेपर हो, करंट अफेयर का पेपर हो, ऐसे राइटिंग हो, सोशल साइंसेस हो, उसको हल करने के लिए। और साथ साथ हमने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है और अपने आर्गूमेंट्स को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो एस्पायरेंट्स जो हैं उन्होंने अपना नॉलेज बिल्ड करना है क्योंकि नॉलेज की कमी होती है। दूसरे नंबर पे अपनी कॉन्शियसनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, और कॉन्शियसनेस और नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा प्रैक्टिस करने से और बार बार डेली बेसिस पे डाटा जो है अपने माइंड में बिठाने से। सो ये है जी एडिटोरियल। पहला है जी एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स जो कि ट्विटर का अभी नाम पड़ गया है। ट्विटर का जो भी मॉडर्न नाम है वो एक्स है। तो ट्विटर को लेके पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उसको डिस्कस करेगा एडिटोरियल कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर को क्लोज़ क्यों रखा गया। इनसफिशेंट इंक्वायरी 2017 के अंदर जो धरना हुआ था तरीके लेबैक जो पाकिस्तान तहरीक है उसकी तरफ से, उसके बारे में है जी कि जो इंक्वायरी चल रही थी उसके बारे में देखते हैं जी क्या राइटर का कहना है। मेल्टिंग ग्लेशियर, क्लाइमेट जो है उसके बैड इफ़ेक्ट की वजह से जो हमारे नॉर्दर्न एरिया हैं, KPK हैं, बलूचिस्तान है, वहाँ पे ग्लेशियर के पिघलने से फ्लड आ रहा है और लोग बुरी तरह अफेक्ट हो रहे हैं। उसके बारे में है ये एडिटोरियल। और उसके बाद जी ओपिनियन है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इन दो चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे राइटर साहिब। और उसके अलावा जी रीथिंकिंग रीन्यूएबल। पाकिस्तान एक एनर्जी हंगरी कंट्री है, हमें बाहर से ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये राइटर जो है इसके अंदर सजेशन देगी कि पाकिस्तान रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, जिस तरह सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक बर्डन है पेट्रोल की इंपोर्ट का, वो कम हो सकता है इस तरीके से। तो ये हम देखेंगे वाई इनसिक्योर पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन के मसाइल हैं उसके बारे में ये ओपिनियन है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ना कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। जो हमारे अडल्ट हैं उनके अंदर बुक्स जो है उसके रिलेटेड उनके अंदर नफ़रत पैदा हो रही है, मोहब्बत हालांकि हमें बुक से करनी चाहिए ताकि लोगों की डेवलपमेंट हो। लेकिन ये जो इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है एजुकेशन को लेके, इसको डिस्कस किया जाएगा इस ओपिनियन के अंदर। लीथल स्ट्रीट जी कराची की बात करेगा जहाँ पे ये जो ख़तरनाक क्राइम्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को दिन दिहाड़े लूट लिया जाता है, डाके पड़ते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो क्राइम्स रेट बढ़ रहे हैं कराची में, उसको डिस्कस करेगा लीथल स्ट्रीट के अंदर। सबसे पहले जी हम जाते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ, डैट इज़ एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है जी, तो क्या कहता है राइटर, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने बैन कर दिया था एक्स को, जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे। साइटिंग रीज़न, अभी इसका हवाला देते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी
पब्लिक नेशनल सिक्योरिटी को महफूज करने के लिए, पब्लिक को एक ऑर्डर में रखने के लिए और उसके अलावा अपनी नेशनल इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए हमने ट्विटर को बंद किया था, डिस्पाइट इनिशियली डिनाइंग एंड मिस प्रेजेंटिंग देयर एक्शन। और उसके अलावा जी पहले जो गवर्नमेंट थी वो डिनाई करती रही शुरू के अंदर के क्यों हमने ट्विटर बंद किया है। जब लोग सवाल पूछते थे तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डिनाई कर देते थे और उनके जो एक्शन थे वो सही तरह से प्रेजेंट नहीं होते थे। तो अब जो बयान आया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, उनका कहना है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर का बंद होना पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इशू, पब्लिक ऑर्डर लाने के लिए और नेशनल इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए हमने ट्विटर को बंद किया था। लेकिन लोग फिर भी वीपीएन का इस्तेमाल करके ट्विटर चलाते रहे हैं। द डिसीजन टू ब्लॉक एक्स, ये जो ट्विटर को ब्लॉक किया था बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, तो ये कहना है सरकारी ऑफिशियल का कि ये जी एक हमें सीक्रेट रिपोर्ट मिली थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से और इसकी वजह से हमने इसको ब्लॉक कर दिया। विद द इंटीरियर मिनिस्टर इम्प्लीमेंटिंग द बैन विदाउट फुलफिलिंग प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जो अभी आपको पता है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है वो कौन है, वो आपने कमेंट में भी बताना है। हिंट आपको मैं दे देता हूँ कि जो अभी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से पंजाब, उसके केयर टेकर सीएम भी रह चुके हैं और उनके नाम में नकवी आता है। चलें देखते हैं कौन बताता है। मोहसन नकवी, कमेंट में आपने बताना है जी। उसके अलावा जी हमारे पास ये कहना है कि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है ना, उन्होंने प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स नहीं दी थी ट्विटर को बंद करने के लिए। तो ये क्यों ट्विटर बंद हुआ है उन्होंने रिक्वायरमेंट्स का नहीं बताया। लेकिन अब ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हो चुकी है कि ट्विटर को बैन करना पाकिस्तान की नेशनल इंटेग्रिटी को महफूज करने के लिए ट्विटर को बैन किया गया था। तो ये है जी ट्विटर, और ट्विटर का जो साइन है उसको हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं और ट्विटर के जो मालिक हैं वो एलन मस्क हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ट्विटर को बैन कर दिया गया था इंटेलिजेंस जो हैं एजेंसीज़ की तरफ से, ये कहना है जी रिपोर्ट का। उसके अलावा जी वन ऑफ द जस्टिफिकेशन, और उसके अलावा एक और जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि ट्विटर को क्यों क्लोज़ किया गया। गवर्नमेंट का कहना है कि जो ट्विटर है ना, इसने रिफ्यूज़ कर दिया था, इनकार कर दिया था कि वो पाकिस्तान के अंदर लोकल ऑफिस नहीं बनाएंगे। और उसके अलावा ट्विटर ने पाकिस्तान के जो लॉ हैं उनके साथ कंप्लाई करना होता है जी, उनके साथ जो है उनको फॉलो करने की, उनको ऑपरेशन करने की जो है वो खिलाफ वर्जी की थी, जिसकी वजह से सरकार ने ट्विटर को बैन कर दिया। ये भी कहना है एक इस रिपोर्ट के मुताबिक, वाइल द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के पास ये हमेशा से राइट है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी वे इस्तेमाल कर सकती है। इट मस्ट प्रोवाइड लॉफुल जस्टिफिकेशन, और ये जो गवर्नमेंट ने ट्विटर को बैन किया था इसके बारे में उन्हें एक लॉफुल जस्टिफिकेशन देनी चाहिए जो एक्शन उन्होंने किए हैं, स्पेशली इन अ क्लाइमेट ऑफ पब्लिक डिससेटिस्फिकेशन। और जब एक माहौल बन गया है जिसमें पब्लिक जो है डिससेटिस्फाइड नज़र आ रही है, तो उनकी डिससेटिस्फिकेशन दूर करने के लिए गवर्नमेंट को मज़ीद जो है बेहतरीन जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, ये कहना है राइटर का। द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और जो भी ये जो मामला है इसमें ट्रांसपेरेंसी की जो गैर मौजूदगी है, क्लियर एक्सप्लेनेशन ही हमें मिल रही, तो क्यों बैन किया था ट्विटर को, ये डाउट्स में इजाफा कर रहा है अबाउट गवर्नमेंट मोटिव कि इसके पीछे और भी कोई मकसद हो सकती हैं सरकार के, स्पेशली कंसिडरिंग द टाइमिंग, उस वक्त ट्विटर का बंद होना जब जी कंट्रोवर्सी जो थी इलेक्शन को लेके बढ़ रही थी और लोगों की शिकायत थी कि इलेक्शन को मैन्युपुलेट किया जा रहा है, इलेक्शन के अंदर रिगिंग हो रही है और मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। तो उस दौरान ट्विटर का बंद होना लोगों के डाउट्स में जो है वो इजाफा कर रहा है। गवर्नमेंट कंप्लेंट अबाउट एक्स रिफ्यूज़ल, गवर्नमेंट की जो शिकायत है ट्विटर को लेके कि ट्विटर ने जो है इनकार कर दिया था कि वो अपना लोकल ऑफिस जो है पाकिस्तान में ओपन नहीं करेंगे। रिलैक्सटेंस ऑफ ग्लोबल टेक्निकल कंपनी, और ये जो पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल टेक्निकल कंपनी की ऑफिस का ना ओपन होना
किसकी वजह से है जी? एक तो यहाँ पे ओपेक रेगुलेशन है कि गैर शफाफ पॉलिसी हैं, आर्बिट्रेरी एक्शन, बिला वजह जो है स्टेट अंधाधुंध ऐसे एक्शन ले लेती है। जिस तरह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है तो ग्लोबल टेक्निकल जो कंपनियां हैं वो ऑफिस यहाँ पे ओपन करने से डरती हैं। तो हमें अपने इशू हल करने चाहिए सो डैट फॉरेन कंट्रीज़ का हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़े। दूसरा जो हमारे पास एडिटोरियल है, डैट इज़ इनसफिशेंट इंक्वायरी। तो ये जी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको ने ख़बरों में भी सुना होगा, 2017 के अंदर जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था, इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी इस्लामाबाद के अंदर। और साथ साथ इस पे जो इन्वेस्टिगेशन है उस पे क्रिटिसाइज़ देखने को मिला है कि इसके जो फाइंडिंग्स हैं, मतलब इसके जो इस पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसमें जो फाइंडिंग्स हैं, जो हमने डाटा जो हमें मिला है वो इनएडिक्वेट है एंड फेलियर टू असाइन क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिबैकल। डिबैकल होता है डिज़ास्टर। ये जो डिज़ास्टर आया था 2017 में, इसकी जो क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन था इसके पीछे, उसका नाम जो है वो मंजर आम पे नहीं आ रहा। ये कहना है राइटर का। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर एंड ऑफिशियल, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं और जो ऑफिशियल हैं, ख़ास तौर पे अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसफ, और फार्मर जो सेनेट चेयरमैन रह चुके हैं रज़ा रुबानी, उनका जो है उनका जो है वो क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट आई है 2017 के धरना के रिलेटेड, इस रिपोर्ट पे फाइनेंस मिनिस्टर का और एक्स चेयरमैन रज़ा रुबानी का इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में। कि रिपोर्ट जो है वो सही हमें डाटा प्रोवाइड नहीं कर ली, हाईलाइटिंग इट्स अवॉइडेंस ऑफ की इशू। और इनका कहना है कि जो रिपोर्ट है, जो मेन की इशू है, उसको हाईलाइट करने से पीछे हट रही है। उसके अलावा जी क्रिटिसिज्म सेंटर ऑन द कमीशन फेलियर, और जो क्राइटिक्स हैं वो कमीशन की फेलियर को शो कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास 2017 के धरने के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, आपको उनको ओवर रूल किया गया, मतलब उनको भी पीछे हटा के उस वक्त शायद हक्कान अब्बासी थे, उनकी मर्ज़ी के बगैर जो सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर थे उन्होंने डायरेक्ट अपनी मिलिट्री इन्वॉल्व कर ली थी टीएलपी के साथ, और जो डील थी उन्होंने वो सील कर ली थी। जिसकी वजह से इस इशू को जो है हाईलाइट किया जा रहा है कि इस इशू पे दोबारा इंक्वायरी करनी चाहिए, और जो इंक्वायरी इस पे हुई है डैट इज़ इनसफिशेंट। कॉल फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड कम्प्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन, राइटर का कहना है ये जो रिपोर्ट आई है इस पर मज़ीद कम्प्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन और शफाफ जो है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है टू प्रिवेंट सिमिलर इंसिडेंट इन द फ्यूचर, ताकि इस तरह के जो इंसिडेंट वाक़या हैं वो फ्यूचर में ना हो। और उसके अलावा जी जितनी भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर ऑपरेट होना चाहिए, उनको अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हाई रैंकिंग ऑफिसर जो हैं, ख़ास तौर पे फैज़ हमीद जो ISI के चीफ रह चुके हैं, उनको काउंटेबल करना चाहिए 2017 की इंक्वायरी के अंदर, और उनको कोऑपरेट भी करना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और सीन नेसेसरी इन केस लाइक द फैज़ाबाद फियास्को, फैज़ाबाद के अंदर जो डिज़ास्टर आया था 2017 के अंदर, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जो फार्मर रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद है उनकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है, ये कहना है जी राइटर का। उसके बाद ही तीसरा एडिटोरियल है मेल्टिंग ग्लेशियर। ग्लेशियर आपको पता है जी पहाड़ के जो बड़े बड़े बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जहाँ पे बर्फ़ जमी होती है वो मेल्ट हो रहे हैं क्लाइमेट के इफ़ेक्ट की वजह से। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है खैबर पख्तूनख्वा की हैज़ इंटेंसिफाइड एफर्ट, उसने जो कोशिशें हैं वो बढ़ा दी हैं। मिटिगेट द इम्पेक्ट ऑफ रीसेंट रेन रिलेटेड डेथ, मिटिगेट होता है कम करने के लिए जो इम्पेक्ट हुआ है अभी वहाँ पे बारिशों की वजह से लोग मरे हैं। मिनिमाइज़ द फर्दर लॉस ऑफ लाइफ, वहाँ पे ज़िंदगियाँ मज़ीद ख़त्म ना हों। प्रॉपर्टी क्रॉप और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए KPK की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने एक्शन जो है वो इंटेंसीफाई कर दिए हैं। कंसर्न अबाउट पोटेंशियल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड,
और उसके अलावा ये तशवीश बढ़ती जा रही है कि वहाँ पे जो ग्लेशियर लेक है उसका आउटब्रस्ट का मतलब है वहाँ पे पानी ओवरफ्लो हो सकता है, जिसकी वजह से फ्लड आ सकता है रिजल्टिंग फ्राम मेल्टिंग ग्लेशियर। और ये जो पानी आ रहा है लेक्स के अंदर, ये जी ग्लेशियर जो वहाँ पे हैं उनके मेल्ट होने की वजह से आ रहा है प्रॉम्प्टी डायरेक्टिव। और जो डायरेक्टिव्स होते हैं जी, अथॉरिटी जो है उस को अथॉरिटी को उसने क्या किया जी, प्रॉम्प्ट होता है जी, तेज़ कर दिया है कि अथॉरिटी जो है वो प्रॉम्प्ट होता है फ़ौरन जो अथॉरिटी हैं वो फ़ौरन एक्शन लें, रेगुलेट करें और जो ये वहाँ पे रिवर्स हैं उसको मोनीटर करें। ख़ास तौर पे जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे सैलाब का ख़तरा बढ़ता जा रहा है, चित्राल, सवात, मनसेरा, कोहिस्तान, दीर एंड खुरम। ये कहना है जी राइटर का। द आर्टिकल हाईलाइट करता है कि हमें ज़रूरत है री इन्फोर्स्ड फ्लड मोनीटरिंग सिस्टम, और फ्लड को मोनीटर करने की जो पॉलिसी है, जो सिस्टम है उसको नेशन वाइड पे इम्प्लीमेंट किया जाए, पार्टिकुलरली इन हिली एरिया के अंदर। ये इशू जो है फ्लड का ये आपको 2022 में भी देखने को मिला था। तो हमें एमरजेंसी बेस पे इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा फॉलोइंग डिवेस्टेटिंग रेन, और इसके अलावा ये जो तबाहकुन बारिशें हो रही हैं बलूचिस्तान के अंदर, इससे निमटने के लिए हमें फ़ौरन जो है फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो है सिग्निफिकेंट क्लाइमेट चैलेंज का सामना कर रहा है, एग्जैसरबेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके हालांकि आपको देखने को मिलता है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है एग्जैसरबेटेड होता है, ये परेशान कुन हालत तक बढ़ता जा रहा है। वाटर एंड फूड इंसिक्योरिटी पैदा हो रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है। उसके अलावा जी 30 बिलियन डॉलर की जो क्रॉप है उसका लॉस देखने को मिला। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डैमेज हुआ 2022 सितंबर में जो फ्लड आया था। और 1700 जो ज़िंदगियां हैं वो लॉस्ट हुई, वो बेचारे इस सैलाब की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे। उसके अलावा जी राइटर का कहना है रैपिड मेल्टिंग ऑफ पाकिस्तान ग्लेशियर, पाकिस्तान के जो ग्लेशियर जल्दी से पिघल रहे हैं, एक सीरियस थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। विद द थर्ड प्रोजेक्ट टू मेल्ट बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, और कहा जा रहा है कि जब ये सेंचुरी एंड होगी तो ये सारे ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। नेसेसिटेटिंग अडाप्टिंग मोनीटरिंग एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी, और हमें मोनीटरिंग पॉलिसी को अडाप्ट करने की ज़रूरत है। और हमें ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो उनका रिस्पॉन्स भी मिले, और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करना चाहिए। फिस्कल रिसोर्स मतलब जो हम इन फिस्कल होता है जी रिसोर्स की कमी, मतलब पैसा जो हम नहीं लगा रहे क्लाइमेट को ठीक करने के लिए, उनको बढ़ाना चाहिए। रेस्क्यू करना चाहिए लोगों को, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी चाहिए। इस तरह से हम ये जो थ्रेट है क्लाइमेट का इससे बच सकते हैं। उसके बाद है जी ओपिनियन। पहली ओपिनियन है जी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये जी दो जो है हेल्थ की किस्में हैं जिससे हम लोगों की हेल्थ जो है लोगों को उसके इशू हल कर सकते हैं। तो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं वो कंपेयर करते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस जो हॉस्पिटल की जिस यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस में गरीबों को पैसे दिए जाते हैं, और जो पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल में आते हैं लेकिन उनका बिल जो है वो सरकार देती है, कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जो अभी आपने इमरान खान की गवर्नमेंट में देखा कि सेहत कार्ड दिया जाता था, तो वो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़रिए दिया जाता था। ज़फ़र साहब कहते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की निस्बत हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे फोकस करना चाहिए। आर्टिकल डिस्कस करता है, डिस्टिंक्शन होता है फ़र्क बिटवीन सेहत सहूलत जो प्रोग्राम था स्टेट फाइनेंस्ड हेल्थ, मतलब इसमें स्टेट जो थी वो पैसे देती थी, इंश्योरेंस देती थी, और साथ साथ वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है उसमें वो फ़र्क बयान करेंगे। एम्फसाइजिंग डैट वाइल द फार्मर, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ये जी सिर्फ कवरेज देती है हॉस्पिटल केयर के लिए, और द लेटर इंटेल्स कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर फॉर ऑल। मतलब राइटर कहता है कि जो UHI है ना, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, ये सिर्फ बेसिक केयर प्रोवाइड करती है, जबकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है ना इसमें सारी हेल्थ केयर जो है प्राइमरी सेकेंडरी मतलब सारे लेवल जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। डिस्पाइट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेहत सहूलत इन फेडरल एरिया,
फेडरल एरिया जो हैं उनके अंदर, के अंदर, पंजाब के अंदर जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो वहाँ पे सेहत सहूलत प्रोग्राम दिए गए थे। और उसके अलावा जी ओफन कन्फ्यूलेट, हम इस सेहत सहूलत प्रोग्राम को कन्फ्यूलेट होता है, कंबाइन करते हैं, मिला देते हैं यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के साथ और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के साथ। ठीक है, राइटर कहता है ये कि मिसकंसेप्शन है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस और चीज़ है, यूनिवर्सल हेल्थ जो कवरेज है ये और चीज़ है। जब भी हम हेल्थ के रिलेटेड पॉलिसी को डिस्कस करते हैं तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कैसे डिफ़ाइन करता है, आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये UNO का इदारा है। ये कहता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से मुराद है एक्सेसिबिलिटी होना, क्वालिटी एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना इंडिविजुअल को हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज से। वाइल सेहत सहूलत प्रोवाइड, जो सेहत सहूलत प्रोग्राम जो अपने को देखने को मिला, ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है हॉस्पिटल के अंदर जो केयर मिलती है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है ये एक बड़ा, इसके लिए एक बड़ा विजन चाहिए और इसके अंदर तमाम जो एस्पेक्ट हैं हेल्थ केयर के वो इंक्लूडेड हैं, चाहे प्राइमरी केयर हो, क्वालिटी सर्विस हो, सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। ये कहना है राइटर का। उसके अलावा जी आर्टिकल जो है अंडरस्कोर होता है, अंडरलाइन करता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर द पुअर, जो पुअर लोग हैं उनको पैसे भी दिए जाएं ताकि वो अपने हेल्थ रिलेटेड इशू को हल कर सकें। सजेस्टिंग वेरियस मेथड, और सजेस्ट करता है राइटर कि जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंस्ड हेल्थ सर्विसेज पॉलिसी बनाए और कम्युनिटी इंश्योरेंस स्कीम का मेथड इस्तेमाल करे। फिलंथ्रोपिक होता है जिसमें लोग पैसे डालने, इंसानियत के नाते जो हैं वो इदारे बनाएं और गरीबों को जो हैं वो सेहत ट्रीटमेंट की जो है वो सहूलत प्रोवाइड की जाए। इट एम्फसाइज द नीड फॉर इक्विटी इन हेल्थ केयर, राइटर जो है वो ज़ोर देता है कि हेल्थ केयर के अंदर बराबरी लेके आई जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असेंशियल हेल्थ सर्विसेज पैकेज अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ द केयर, और जितनी भी केयर है चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, हर लेवल पे हर बंदे को, पूरे पाकिस्तान को जो है उसमें जितने भी लोग रहते हैं उनको उनकी जो हेल्थ सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जाए। ये कहना है राइटर का। आर्टिकल जो है ये वार्न करता है कि ये हमने जो प्री मेच्योरली सेहत सहूलत जो है इसको यूनिवर्सलाइज हम नहीं कर सके, मतलब 2 सूबों के अंदर हमने इस्तेमाल किया, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सके। वो आपस में जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनके आपस में ही कुछ कंसर्न थे बियॉन्ड इट्स इंटेंडेड स्कोप। तो कहता है कि हमें जो सेहत सहूलत कार्ड की जो प्रीमेच्योर यूनिवर्सलाइजिंग पाकिस्तान में देखने को मिली है ना, हमें इससे आगे सोचने की ज़रूरत है। हमें जो है एडवोकेटिंग फॉर इट्स लिमिटेशन टू द पुअर, कहता है ये सेहत सहूलत प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ आपने देखा ये गरीब लोगों के लिए लिमिटेड था, वल्नरेबल टू इंश्योर इट्स फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। और जो ये सेहत सहूलत कार्ड है ना, इसके अंदर जो हमें मसाइल भी नज़र आए कि लोगों ने इसको बिला वजह भी इस्तेमाल किया है और इसको जो है एक खसारा भी समझा जाता है, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल जो हैं वो बिला वजह पेशेंट को जो है वो एडमिट कर लेते थे और ट्रीटमेंट के चक्कर में पैसे बहुत ज़्यादा बना लेते थे। मतलब ये पाकिस्तान की एक फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, हमें ऐसा प्रोजेक्ट लाना चाहिए हेल्थ के रिलेटेड जो सस्टेनेबल पे हो और जो पूरी कवरेज दे, मतलब जो यूनिवर्सल हो, जिसमें हर बंदा जो है उसको हेल्थ के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग सोली ऑन यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, राइटर कहता है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस करने के बजाय अटेंशन जो हैं वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जानी चाहिए और उसके अलावा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देनी चाहिए गरीबों को। इंश्योरिंग एक्सेस टू प्राइमरी केयर जो है हेल्थ की वो मिलनी चाहिए। इम्प्रूविंग हेल्थ इक्वालिटी, और जो हेल्थ केयर की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव करनी चाहिए। ये कहना है जी राइटर का। दूसरी ओपिनियन है री थिंकिंग रीन्यूएबल्स। ठीक है, तो ये जी आयशा आमिर अली हैं, ये कहती हैं जी व्हाट इज़ नीडेड इज़ मैसिव पब्लिक सेक्टर ओवरहाल। कहता है कि रीन्यूएबल एनर्जी लाने के लिए ना पाकिस्तान के अंदर पूरा जो पब्लिक सेक्टर है उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है विद द ग्रास रूट पोलिटिकल मूवमेंट। ग्रास लेवल पे, रूट लेवल पे जो पोलिटिकल मूवमेंट हैं
वो भी इन्वॉल्व हों, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अपने गोल को शेप करे, तब जाके पाकिस्तान जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी जो है उसके बारे में सोच सकता है। और डिस्पाइट पाकिस्तान हेफ्टी एनुअल ऑयल इंपोर्ट, पाकिस्तान जो है हेफ्टी होता है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट करता है, तकरीबन उसके जो बिल हैं वो $27 बिलियन हैं। रीन्यूएबल एनर्जी स्ट्रगल टू गेन ट्रैक्शन ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, इतना बर्डन होने के बावजूद जब हम बात करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी की कि उसकी तरफ जाया जाए, लेकिन इसकी तरफ जो सपोर्ट है वो हमें कम मिलती है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्लैगशिप एक प्रोजेक्ट है जी, जिसके अंदर 600 मेगावाट एनर्जी बनानी थी मुजफ्फरगढ़ के अंदर, और यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाया गया, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं, ये उनकी जो अट्रैक्शन है उसको उस सॉरी उसके मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनकी अट्रैक्शन इसकी तरफ नहीं आई। डिस्पाइट द गवर्नमेंट एफर्ट, गवर्नमेंट ने एफर्ट भी की है कि वो इन्वेस्टर जो हैं बाहर से आएँ और इस प्रोजेक्ट पे वो ख़र्चा करें, लेकिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टर का ख़र्चा ना करना एक फेलियर दिखाई दे रहा है, लीडिंग टू क्वेश्चन अबाउट द प्रोजेक्ट वायबिलिटी। और इससे जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन भी उठ रहे हैं कि आया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वायबल है, ये जो है मतलब जो सारी वायबिलिटी होती है, मतलब इसमें कोई शक ना हो, ये इसकी तमाम जो कंडीशंस हैं वो पूरी हों, जितना मतलब एक प्रोजेक्ट की जो डिमांड होती हैं उसकी तमाम चीज़ें पूरी हों, और उसकी जो लाइफ है वो लंबी हो। उसके अलावा जी राइटर का कहना है, एनालिस्ट जो हैं एट्रीब्यूट द रिलेक्टेंस टू इन्वेस्ट इन रीन्यूएबल एनर्जी, एनालिस्ट कहते हैं कि लोगों की जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर रिलेक्टेंस देखने। राइटर का कहना है पाकिस्तान के अंदर लो टैरिफ होता है, लो टैक्स, और उसके अलावा पॉलिसी इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने से रिलेक्टेंसी शो करते हैं, वो पीछे हटते हैं। और डीपर प्रॉब्लम जो है ये हमें नज़र आ रही है कि रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है इसको लगाने में हमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंज, और इस रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर कितना प्रॉफिट होगा वो भी एक चैलेंजिंग है। इसलिए जी ये जो इन्वेस्टर हैं ये जी इसमें डिलेड रिटर्न की वजह से, मुनाफा कम होने की वजह से इन प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो कैसे हम रीन्यूएबल एनर्जी को जो है वो कर सकते हैं, तो इसका राइटर का कहना है प्राइवेट फाइनेंस लोन इज़ अनलाइकली टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, कहते हैं जो प्राइवेट फाइनेंस अकेले जो है ना इस क्लाइमेट चेंज को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं कर सकते। एज शोन बाय द फेलियर ऑफ सब्सिडीज़, उनको इस प्रोजेक्ट में सब्सिडी नहीं दी जा रही, सरकार की तरफ से इंसेंटिव नहीं दिए जा रहे। टू स्पर रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एट स्केल, स्पर होता है ये एक बड़ा चैलेंज है कि रीन्यूएबल एनर्जी को एक बड़े स्केल पे लॉन्च किया जाए। चाइना जो है उसकी जो सक्सेस हम देखते हैं रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे पूरी स्टेट इन्वॉल्व है, उन्होंने जी पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व किया है, उन्होंने प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया। और वहाँ पे वैसे भी कम्युनिज़्म निज़ाम है, वहाँ पे हर चीज़ जो है वो स्टेट ओन्ड होती है। तो ये कहना है राइटर का। बस आपने मोटी मोटी चीज़ें देखनी है। पाकिस्तान रिलायंस ऑन प्राइवेट सेक्टर लेड डेवलपमेंट में नीड री एवेल्यूएशन, पाकिस्तान अगर चाहता है कि प्राइवेट सेक्टर इस में इन्वेस्ट करे तो हमें इस सिस्टम को दोबारा री एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है। मैसिव पब्लिक सेक्टर जो है वो इसको तभी मेंटेन कर सकता है रीन्यूएबल एनर्जी को, अगर हम क्या करें जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो गोल हैं और जो पॉलिटिकल मूवमेंट हैं वो ग्रास रूट लेवल पे शुरू करें, तब जाके पब्लिक सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और हम अपनी जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ लोगों की तवज्जो गामजन कर सकते हैं। पावर सेक्टर क्राइसिस एग्जर्बेटेड बाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, जो पावर के अंदर हमें क्राइसिस नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैं वो इंसेंटिव चाहती हैं। अंडरस्कोर द नीड फॉर अ शिफ्ट टूवर्ड स्टेट लेड डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन सोसाइटल वेलबींग एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी,
तो ये राइटर कह रही हैं कि हमने रीन्यूएबल एनर्जी जाने के लिए भी प्राइवेट इन्वेस्टर की मुंह नहीं देखनी चाहिए, बल्कि स्टेट जो है वो बड़े लेवल पे खुद इन्वॉल्व हो और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोसाइटी की वेलबीइंग के लिए इन प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट करे। ठीक है। उसके अलावा जी, वाइल रीन्यूएबल हैव देयर चैलेंज, जो रीन्यूएबल एनर्जी हैं इसके अपने चैलेंज हैं। दे स्टिल ऑफर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, और जो ये रीन्यूएबल एनर्जी है इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे, पॉलिटिकल भी और एनवायरमेंटल भी। बट देयर रोल इन पाकिस्तान एनर्जी ट्रांजिशन रिक्वायर री थिंक ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड प्रायोरिटी, और रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ आने के लिए पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन पर रीथिंक करने की ज़रूरत है और इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, तब जाके हम इसकी तरफ आ सकते हैं, वरना हमें ये सब मुश्किल दिखाई देता है। वाई इनसिक्योर, ज़ुबैदा मुस्तफ़ा जो हैं ये लिखती हैं, आवर चिल्ड्रन ग्रो अप टू आ बुक हेटिंग अडल्ट, हमारे बच्चे जब अडल्ट होते हैं ना तो उनको किताबों से नफ़रत हो जाती है। क्यों हो जाती है ये जी देखते हैं। द आर्टिकल रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर चैलेंज है। ड्राइंग फ्राम पर्सनल एनेक्डोट, एनेक्डोट होता है पर्सनल स्टोरी, जब किसी बंदे की हो ना उसे कहती हैं पर्सनल एनेक्डोट। तो राइटर जो हैं एक पर्सनल स्टोरी शेयर करती हैं इसके अंदर और अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करती हैं। और राइटर साहिबा कहती हैं मुख्तार हुसैन जो हैं उनके कोई जानने वाले थे, अर्ली स्कूल जब वो जाते थे तो वो रोक जाते थे, स्कूल जाना उनको अच्छा नहीं लगता था। तो जो शो करता है कि जो मुख्तार साहिबा कहती हैं कि मुख्तार हुसैन साहब जब जल्दी स्कूल जाते थे ना शुरू में बचपन में, तो वो रोते हुए जाते थे क्योंकि घर में उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो उर्दू था, और स्कूल में जाके जब जाते थे तो वहाँ पे अंग्रेज़ी बोली जाती थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस जो है वो पैदा हो जाता है बच्चे के अंदर, और बच्चा स्कूल जाने से जो है वो रिलक्टेंसी शो करता है। और उसके अलावा बहुत से बच्चे ये चैलेंज फेस करते हैं लैंग्वेज बैरियर की वजह से, वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसके अलावा जी राइटर कहती हैं हाइब्रिड पेडागोजी जो है हमें देखने को मिलती हैं, जो लो फ़ी वाले प्राइवेट स्कूल हैं और जो पब्लिक स्कूल हैं वहाँ पे हाइब्रिड पेडागोजी होती है जिसमें आधी उर्दू बोली जाए आधी इंग्लिश बोली जाए, और वहाँ पे रूट लर्निंग जो है रट्टे मरवाए जाते हैं, और वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग और ये जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको पॉलिश नहीं किया जाता, उनको बेहतर नहीं किया जाता। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये बच्चों की मदर जो टंग होती है, जो माँ बोली होती है और जो स्कूल में होती है उसमें डिफरेंट नज़र आता है, और जिसकी वजह से बच्चों के ये हार्डल रहता है कि वो लैंग्वेज को सही तरह से एक्विजिशन करने में, हासिल करने में नाकाम रहते हैं, और सही तरह से उनकी लिटरेसी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। उसके अलावा जी द नेचर ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, अगर आप किसी भी लैंग्वेज को हासिल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसको बार बार सुना जाए, उसमें डूबा जाए, इमर्स हो जाए, उस लैंग्वेज को बोलो, सुनो, लिखो, और उसके अलावा तब जाके वो इंग्लिश जो है वो अंग्रेज़ी जो है वो डेवलप होती है। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो जिस लैंग्वेज की बात हो रही है वो अंग्रेज़ी है, विच कंट्रास्ट विद द फोकस ऑन लिटरेसी स्किल इन मैनी एजुकेशनल सेटिंग। ठीक है, जो कि जी पाकिस्तान के अंदर देखा गया है कि लिटरेसी स्किल्स के ये अपोजिट है। ठीक है, अर्ली एक्सपोजर टू अनफेमिलियर लैंग्वेज, जो बच्चों को शुरू से ही हम एक अनफेमिलियर लैंग्वेज का एक्सपोजर देते हैं, और उनके लिए जो लिटरेसी एक्सरसाइज है वो टीडियस हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो डिस्करेज होते हैं, उनको पढ़ने में और कोग्निटिव डेवलपमेंट करने में, कोग्निटिव होता है दिमागी सलाहियत डेवलप करने में उन्हें मुश्किलात का सामना होता है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो दबाव का शिकार हो जाते हैं। द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन बुक अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर बुक का जो है इंटरेस्ट वो है वो नज़र नहीं आ रहा। परपिचुएट इन टू अडल्टहुड, और यही मसला उनके जब वो बड़े होते हैं उनकी ज़िंदगी में भी आ जाता है। रिजल्टिंग इन डिक्लाइन इन बुक इंडस्ट्री, इसकी वजह से जो बुक इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो भी कम होती जा रही है। लॉस ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, बच्चों के अंदर जो ख़ुद से सीखने की सलाहियत है, ख़ुद से पढ़ने की, वो ख़त्म होती जा रही है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो हैं वो लॉस हो रही हैं। आर्टिकल जो है ये कॉल करता है कि जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के मेथड हैं इनको रीएवैल्यूएट किया जाए,
और उसके अलावा फोकस किया जाए कि जो लव ऑफ रीडिंग है ये डेवलप करना है। बच्चों जो हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर सेल्फ़ डिस्कवरी पैदा करनी है ताकि वो किताबों से मोहब्बत करें और हेट जो है वो ना पालें। लास्ट पे है जी लीथल स्ट्रीट। ये जी डॉक्टर नुमान साहब हैं। ये कहते हैं कराची के अंदर जो वायलेंस जो हो रहे हैं उनमें जो इजाफ़ा देखने को मिला है ये परेशान कुन है। ये क्या कहते हैं जी, कराची हैज़ बीन फेसिंग सर्ज इन स्ट्रीट क्राइम। सर्ज होता है इजाफ़ा, कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम में जो है स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। रोबरी वहाँ पे दिन दिहाड़ी चोरी ली जाती है। मगिंग होता है जी डाका डालना, लोगों के सामने किसी को पिस्टल पे तान के पैसे लूट लेना, लोगों को मार दिया जाता है जिसकी वजह से कराची के लोगों का लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं उन पे ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है। डिस्पाइट अपोजिशन क्रिटिसिज्म, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो क्रिटिसाइज़ करती हैं गवर्नमेंट पे। प्रोविंशियल ऑफिशियल ब्लेम मल्टीपल स्टेक होल्डर, और जो सूबाई लोग हैं वो मल्टीपल स्टेक होल्डर को इसका जवाब देते हैं, जवाबदा समझते हैं कि जो सिचुएशन को डिटोरिएट कर रहे हैं। कराची की 250 जो हैं वो डेथ देखने को मिली हैं और 1000 लोग ज़ख्मी हुए हैं स्ट्रीट क्राइम की वजह से 2022 से 2024 तक। उसके अलावा जी कराची के सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट जो है इसका मकसद है कि सर्वाइलेंस ऐसे कैमरे लगाए जाएं, सीक्रेटली जो है इन चोरों को ऑब्ज़र्व किया जाए, CCTV कैमरा लगाए जाएं। इज़ सीन ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और ये जो स्टेप है एक राइट डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसकी जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने को नहीं मिल रही। अथॉरिटीज़ मस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग पुलिस ट्रेनिंग, अथॉरिटीज़ को पुलिस ट्रेनिंग बेहतर करने की ज़रूरत है। रिक्रूटमेंट जो स्टैंडर्ड हैं वो बेहतर करने की ज़रूरत है, और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है इन जवानों की रिक्रूटमेंट में उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये कहना है राइटर का। वास्ट एक्सपेंस ऑफ कराची पब्लिक स्पेस रिक्वायर, और हमें कराची की जो स्पेसेस हैं इन पे एक काफ़ी ख़र्चा करने की ज़रूरत है। इनोवेटिव मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस जो है उसको एक्टिवेट किया जाए कि वो जो है सिर्फ स्मॉलर व्हीकल्स को टारगेट ना करे, बल्कि जो बड़े बड़े वायलेटर हैं उनको भी वो टारगेट में लेके आए। प्राइवेट मैयर जिस तरह के बैरियर इंस्टॉल किए हैं वहाँ पे कराची में, जिससे वहाँ पे क्राइम रेट में कमी देखने को मिली है, तो ये वहाँ पे कायम किए जाएं। उसके अलावा वो ये जो इन प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रीट क्राइम हैं ये वहाँ पे जो पुअर लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। जो पब्लिक की एक्सेस है खुले एरिया में उसमें ये रुकावट की वजह बन रहा है। सजेशन फॉर इफेक्टिव क्राइम कंट्रोल इंक्लूड, और जो हमें सजेशन देखने को मिलती हैं कि स्ट्रीट क्राइम किस तरह कम किए जाएं, इसके लिए वो कहता है कि स्ट्रीट वाच सिस्टम को मोबिलाइज़ किया जाए, मॉडर्नाइज़ किया जाए, और ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएं, अलार्म सिस्टम लगाए जाएं, और कंप्रीहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है, और पॉलिसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सो डैट ये जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं इसको एड्रेस किया जाए, और जो पब्लिक का ट्रस्ट लॉस हो गया है वो दोबारा बहाल किया जाए, और इस तरह जो कराची के अंदर जो क्राइम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ये है जी वो आज का ईडियम है जी क्वैकिंग इन योर बूट्स। जब आप डरे हुए होते हैं ना, इसे कहते हैं क्वैकिंग इन योर बूट्स है। इसका मतलब जब आपके पीछे कुत्ता लगता है ना तो आप डर जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एक आपके पीछे बिग अगली डॉग जब लगा ना तो आप कहेंगे आई वॉज क्वैकिंग इन माई बूट्स। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। उसके अलावा जी ये है जी आज के वर्ड्स। मिस प्रेजेंटेशन होता है गलत बयानियाँ, इसका एंटोनम है ट्रूथफुलनेस। लोकलाइज्ड होता है मुकामी, ठीक है, और जो वर्ल्ड वाइड होता है पूरी दुनिया घूमने वाला, ठीक हो गया, उसको कह देंगे यूनिवर्सल। लोकल का अपोजिट बन जाएगा। उसके अलावा जी जस्टिफिकेशन होता है जी जवाज़ देना, और इसका जो सिनोनम एंटोनम बन जाएगा वो डिसप्रूव करना, अपोज करना, ठीक है। प्रोसीजरल होता है तरीक़ाकार, ये बस आप देख लेना, टाइम काफ़ी हो गया है। ओपेसिटी होता है धुंधलापन, ठीक है, इसका एंटोनम है क्लैरिटी। डोल्ड्रम होता है उदासी, ठीक है, और इसका जो एंटोनम है वो है कंटिन्यूएशन, रीन्यूअल, हैप्पी रहना, ये इसका हो जाएगा जी अपोजिट।
उसके अलावा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आपने देखा। उसके अलावा बलूनिंग होता है जी, गुब्बारा जब कोई चीज़ फूल जाए ना उसे कहते हैं बलूनिंग, और डिफ्लेट हो जाए तो उसका वो हो जाएगा एंटोनम। तो उसके अलावा जी मोनोपली होता है, इजारादारी, किसी को इस्तेमाल करना। डिसेंट्रलाइज्ड होता है कि मरकज़ से इक़्तिदार जो है वो सूबाई लेवल पे लेके जाना, लोकल लेवल पे लेके जाना। मोर्टैग्ड, इसका होता है किसी चीज़ को रहन रख लेना, ठीक है, जिस तरह लोग अपनी प्रॉपर्टी मोर्टैज करते हैं। तो ये आप देख लेना। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ ओपिनियन हो जाती हैं बोरिंग, जस्ट आपने मेन पॉइंट्स उठाने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।